ठीक है। और आज हमारे बीच शायद आप लोग, बहुत सारे लोग मैडम से परिचित होंगे। आज हम लोगों के बीच में कानपुर का एक बहुत जाना माना और पहचाना वर्ड इस साथ में जोड़ देते हैं। आचार्य नरेंद्र नगर निगम महिला महाविद्यालय, वहाँ की सहायक आचार्य डॉक्टर अंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम ने फिलॉसफी पे बहुत सारा काम किया हुआ है, दर्शन के क्षेत्र की विद्वान है। और जैसा कि आपको पता है कि 2 टॉपिक मैडम से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 2 टॉपिक पे बात आपके साथ अपने आप को शेयर करेंगी। एक टॉपिक है प्रयोजनवाद और दूसरा है अस्तित्ववाद। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके रिसर्च की दृष्टि से, जो कि प्रयोजनवाद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से शुरुआत होती है, आपको पता है कि प्रयोजनवाद शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है और अमेरिका में आज बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। तो वो सारे विषय, अब यहाँ पर के जो मेन बात ये है कि आपको अपने हिसाब से जो एक रिसर्चिकल फिलॉसफी है वो आपको डेवलप करनी है। मैडम आपको दर्शन के विषय में क्या बताती हैं, किस प्रकार से बताती हैं, मैडम को ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि मैडम के अनुभव का लाभ आपको मिलना चाहिए। और मैडम के अनुभव का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप मैडम को ध्यान से सुनेंगे। मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप मैडम से पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकती हैं। तो ये क्लास जो है हम मैडम के हैंड ओवर करते हैं। मैडम आपका स्वागत है। एक बात और बता दूं कि मैडम जो है हमारे इस विश्वविद्यालय की सुपरवाइजर भी हैं। तो स्वागत है मैडम आपका। और स्टूडेंट भी है सर। और एक स्टूडेंट भी थे, ये भी जोड़ना जरूरी। मैडम चूंकि मैं बताऊं कि हमारे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से मैडम ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है और हालांकि इस विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों से जुड़ी रही हैं। तो बहुत सारा लाभ आपको जो है इस विश्वविद्यालय का, मैडम के अनुभव का आपको मिलेगा। तो आप मैडम को सुनिए और क्लास में मैडम के हैंड ओवर करता हूं। आप ध्यानपूर्वक मैडम से अपने आप को रूबरू करिए। वेलकम मैडम। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हम लोगों को आज डिस्कस करना प्रयोजन। कुछ थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना वीडियो अगर ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि सामने आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। और इंटरेक्शन होना चाहिए, इसलिए जब मैं कुछ बोलूं आप लोगों से रिप्लाई भी मिलना चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप हमारी बात को सुन रहे हैं और उसको समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो बहुत जरूरी नहीं कि परमानेंट आप वीडियो ऑन रखें, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए तो पता चलेगा। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा प्रयोजनवाद, पढ़ा है, जानते हैं कुछ इसके बारे में? बताइए। यस मैम। प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद इसको कहा जाता है। एक पश्चिमी प्राचीन दर्शन है मैम। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद की तरह ये भी प्रयोजनवाद भी उसकी तरह जी उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद अपने आप में दोनों अतिवाद हैं। मैम जैसे प्रयोजनवाद इसका मध्य मार्गी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। हम इस परिप्रेक्ष्य में कहें कि प्राचीन पश्चिमी दर्शन में 4 दर्शन आते हैं। यस, जैसे बाकी सारी फिलॉसफी हैं जी, वैसे ये भी एक फिलॉसफी है प्रयोजनवाद। तो हम लोग, आपको पीपीटी की भी नीड है शायद, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसके क्या क्या और नाम है ना? जी मैम। तो प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद, करणवाद, अर्थक्रियावाद और फलानुमेयवाद भी कहते हैं। ये सारे नाम आप लोग जानते थे इसके पहले? यस मैम। जानते हैं मैम। जानते जी मैम। हाँ, सब लोग जानते हैं। चलिए, तो प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, करणवाद, अर्थक्रियावाद और फलानुमेयवाद, ये सारे इसके नाम पढ़ने के भी कुछ रीजंस होंगे।
इसके जनक कौन थे प्रयोजनवाद के, आप लोग जानते हैं? चार्ल्स सेंडर पियर्स मैम। विलियम जेम्स जो डीवी थे ने वो इसे विलियम जेम्स प्रयोजनवाद के जनक हैं। और आपका डीवी जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद को वो लाए और उन्होंने बहुत उस पर काम किया। इसको कई सारी प्रयोजनवाद की शाखाएं हैं, जैसे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का अर्थक्रियावाद अथवा व्यवहारवाद, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का अर्थक्रियावाद अथवा व्यवहारवाद, विलियम जेम्स का अनुभववाद या फलानुमेयवाद। और पीपीटी शो नहीं हो रही है। पीपीटी शो नहीं हो रही है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। अब सो हुई? यस मैम। यस जी मैम। तो पहला जो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का अर्थक्रियावाद अथवा व्यवहारवाद। हाँ, सैंडर्स पियर्स ने जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है उसको प्रैग्मेटिसिज्म कहा था। क्या कहा था? प्रैग्मेटिसिज्म। जो इनकी सत्य संबंधी अवधारणाएं थी पियर्स की, वो ये मानते थे कि सत्य अस्थायी होता है, व्यवहार के साथ इसके अर्थ बदलते रहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के साथ लोगों के से आपके जो अनुभव बदलते हैं उसके अनुसार इसके अर्थ भी बदलते रहते हैं। इसलिए चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के प्रयोजनवादी की जो शब्द उन्होंने दिया उसको अर्थक्रियावाद या व्यवहारवाद कहा जाता है। इतना समझ में आ रहा है? जी मैम। जी दूसरा विलियम जेम्स का अनुभववाद या फलानुमेयवाद। अब अनुभववाद क्या होता है? इसको अनुभववाद क्यों कहा गया? अनुभवों की पुनर्संरचना। यस, अनुभवों की पुनर्रचना तो डीवी ने कहा था, लेकिन विलियम जेम्स का ये मानना था कि हमारे जो विचार हैं वो अनुभवों में अंतर्निहित हैं। हम जब सोचते हैं तो अपने अनुभवों के आधार पर ही सोचते हैं और अनुभवों की ही उत्पत्ति विचारों के रूप में होती है। इसलिए विलियम जेम्स की इस फिलॉसफी के कारण विलियम जेम्स का अनुभववाद या फलानुमेयवाद कहा गया, क्योंकि अनुभवों के फलस्वरूप ही आप कोई क्रिया करते हैं। अब आता है डीवी का करणवाद, प्रयोगवाद या पुनर्रचनावाद। डीवी ने इसको करणवाद का नाम क्यों दिया? डीवी ने इसको करणवाद का नाम इसलिए दिया क्योंकि डीवी का ये मानना था कि जो आपका माइंड है, जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है? और जो विचार आप करते हैं, जो भी आप ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो सिर्फ एक एक्टिविटी है, वो सिर्फ एक एक्टिविटी है। इसलिए इसको डीवी का करणवाद या इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा गया, क्योंकि ये मस्तिष्क और मैम एक मिनट, सुरेंद्र जी माइक ऑफ कर लीजिए, आपका डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र सर।
सुरेंद्र सर माइक ऑफ कर लीजिए। कहीं चले गए हैं छोड़ के। आप लोगों की तरफ से म्यूट नहीं हो सकता? नो मैम, कंटिन्यू मैम प्लीज। ठीक है, तो मस्तिष्क को ये उपकरण मानते थे, इसलिए डीवी का करणवाद कहा गया। दूसरा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्यों कहा गया? कोई वस्तु प्रयोग के द्वारा यस, क्योंकि इन्होंने सत्य को जानने का आधार प्रयोग को बताया कि आप एक्सपीरियंस लीजिए, प्रयोग कीजिए और इसके बाद ही सत्य को मानिए। इसके बाद तीसरा आता है पुनर्रचनावाद। पुनर्रचना कैसे होती है? कैसे हमारे अनुभव रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, किस प्रकार से? जैसे मान क्योंकि ज्ञान से अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव से फिर ज्ञान होता है, इसी की वजह से अनुभव की पुनर्संरचना होती है। यस, जैसे आपकी मान लीजिए किसी से कोई पहली मुलाकात हुई, आपने एक्सपीरियंस लिया, आपको कोई इंसान बहुत पहली मुलाकात में अच्छा लग सकता है, क्या बहुत डिस्टर्ब हो रहा है? सुरेंद्र सर को कोई कॉल करके बोल दीजिए कि माइक म्यूट करें। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि मान लीजिए आप पहली बार किसी से मुलाकात करते हैं, तो आपको उसका व्यवहार, उसकी बातें, उसको जानने के बाद आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है या फिर कोई बहुत बुरा है। आप उससे दोबारा मुलाकात करते हैं, फिर से आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, साथ रहने से आपको और अनुभव प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी आपको बिल्कुल उसके उलट एक्सपीरियंस मिलते हैं जो आपकी पहली मुलाकात के थे। हाँ, होता है ऐसा? जी मैम। तो यही आपकी पुनर्रचना है, एक्सपीरियंस। मेरी आवाज रिपीट हो रही है शायद? जी मैम, एको हो रहा है। मैम ये इसी को सुरेंद्र अनुभवों की पुनर्रचना कहते हैं कि आप जब जिस चीज को जितना ज्यादा जानते जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस रिकंस्ट्रक्ट होते जाते हैं, और यही पुनर्रचनावाद है डीवी का, कि आप जितने एक्सपीरियंस गेन करते हैं उतने ज्यादा आपको नई नई चीजें प्राप्त होती हैं। अब इन्होंने नैतिक मूल्यों की भी बात की है और ये माना है कि नैतिक मूल्यों की भी पुनर्रचना होती है। डीवी 3 नैतिक मूल्यों को मानते हैं। पहला है लोकतंत्र। आप लोगों ने डीवी की फेमस बुक का नाम शायद सुना हो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। जी मैम। जी मैम। तो लोकतंत्र पे इनका विश्वास था, इस नैतिक मूल्य को ये मानते थे। और दूसरा ये मानते थे कि विचार तथा वाणी की स्वतंत्रता प्रत्येक को होनी चाहिए, अपनी बात कह सके व्यक्ति, उसे बोलने का अधिकार हो। नेक्स्ट, नैतिक तथा कानूनी प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए कार्य की स्वतंत्रता। ठीक है, सबको अपने हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? कहीं बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो हम बताने की प्रयास? जी मैम, क्लियर मैम। ठीक, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ाई हुआ है तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एक एक चीज डिक्टेट की जाए, बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब धार्मिकता की अगर बात करते हैं तो डीवी ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सुपर नेचुरल पावर या कोई विशेष धर्म संप्रदाय की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदर्श और सामाजिक नैतिकता को मानना चाहिए, यही धर्म है। उन्होंने समायोजन की बात की और 3 प्रकार के समायोजन बताए कि किस प्रकार से आप अपने साथ और अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सकते हैं।
तो पहला तो समायोजन का प्रकार इन्होंने बताया कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, पहला ये। दूसरा, परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल लीजिए। या तो ये हो सकता है कि आप परिस्थिति के अनुसार ढल जाएं, या परिस्थिति आप में इतनी पावर हो, इतनी दम हो कि परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लें। और लास्ट इन्होंने बताया स्वयं के व्यवहार की तरह परिस्थितियों की पुनर्रचना करना। आप अपने व्यवहार को देखें, परिस्थितियों को देखें और फिर रिकंस्ट्रक्शन करें कि क्या सही है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाए। तो डीवी ने तीसरे प्रकार के समायोजन को धार्मिक माना, नैतिक माना। मैम ये स्लाइड आप बदल दीजिए, स्लाइड शायद ये चल नहीं रही है आपकी। नहीं, ये मैंने इतना ही इसमें बताया है, हेडिंग्स हैं। जी और बाकी मैं समझा रही हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो मैं बताती हूँ। ठीक। लास्ट था किलपैट्रिक का प्रयोजनवाद, वो इसमें मिस हो गया है। किलपैट्रिक का प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद ये कहता है किलपैट्रिक का कि आपको संघर्षों के बीच कैसे जीना है, कैसे सामाजिक नैतिकता लानी है, किस प्रकार से आप समाज में जीने लायक बन सकते, उस प्रकार के एक्सपीरियंस आपको गेन करनी चाहिए। तो ये 4 प्रकार थे प्रयोजनवाद की, 4 ब्रांचेस थी जो हमने आपको बताई। पहला चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का अर्थक्रियावाद अथवा व्यवहारवाद। दूसरा विलियम जेम्स का अनुभववाद या फलानुमेयवाद। ठीक। तीसरा डीवी का करणवाद, प्रयोगवाद तथा पुनर्रचनावाद। और लास्ट किलपैट्रिक का प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद जो नाम दिया वो किलपैट्रिक ने दिया। इसमें आप लोगों को समझ में आया चारों ब्रांचेस? जी मैम। अब हम लोग बात करेंगे मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, क्या ये जो आपने जो नाम लिखे हैं जैसे करणवाद, डीवी का करणवाद और प्रयोगवाद या पुनर्रचनावाद, तो इनका क्या, और ये फलानुमेयवाद, क्या इनकी इंग्लिश आप बता सकती हैं प्लीज? जी मैम, इसकी इंग्लिश बता दीजिए। डीवी का करणवाद तो सुनिए, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ठीक है, जी एक्सपेरिमेंटलिज्म और रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। ओके। और अनुभववाद तो आप लोग लिख ही लीजिए, एक्सपीरियंस्ड। फलानुमेयवाद को क्या फलानुमेयवाद को उसका इंग्लिश वर्जन इसमें नहीं दिया है कहीं भी, तो आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है मैम। और प्रयोजनवाद तो प्रैग्मेटिज्म है ही है। यस, वो कोई दिक्कत नहीं मैम। ये चूंकि शब्द पहली बार सुने ना, मैम हमने भी फलानुवाद का इंग्लिश अगर बता दीजिए, हमें भी नहीं समझ में आया था, इसका कहीं इंग्लिश लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए मैम आर्य शर्मा की बुक में मिल जाएगा, ये आर्य शर्मा में मिल जाएगा। अनुभववाद ही आप अनुभववाद या फलानुमेयवाद लिखा है तो आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक। और प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा, तो तत्वमीमांसा तो मेटाफिजिक्स आपको पता ही होगा। जी मैम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब जानते हैं हम लोग। ऑन्टोलॉजी या जो भी हम कहते हैं इसको, मेटाफिजिक्स, वी नो ऑल दिस। ठीक। तो प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा के अनुसार इस जगत के पीछे कोई सत्ता नहीं है, जगत निरंतर परिवर्तनशील है तथा अनुभवों से इसमें पूर्णता आती है। और अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। आत्मा के बारे में प्रयोजनवादी मौन है। ये जानते थे आप लोग तत्वमीमांसा के बारे में? प्रयोजनवादी ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये जगत प्रकृति से बना, कि विचारों से बना, कि पदार्थों से बना। वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि इस जगत के पीछे कोई भी सत्ता नहीं है, ये अपने आप में निरंतर प्रगतिशील है। धीरे धीरे लोग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जिससे उनके अनुभवों में पूर्णता आती है। नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा।
epistemology or pragmatism. तो प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि ज्ञान, हमने आपको उसमें करणवाद में भी डीवी के बताया कि ज्ञान और मस्तिष्क ये सब क्या है, उपकरण है, साधन है, न कि साध्य है। ये अनुभवों को साध्य मानते हैं और अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। जब जितने बार हम नए एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं उतने बार हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है। और इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को अपूर्ण माना है, उसको पूरा नहीं माना है। उनका यह मानना है कि पुस्तकीय ज्ञान तो जो पहले से निश्चित चीजें हैं उनको लिखा जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस नित्य नए रोज होते हैं। तो सब जो अंतिम सत्य है वो क्या है, एक्सपीरियंस है। और इन्होंने जो आपकी सेंसेस हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी ज्ञान का आधार माना है, क्योंकि आप इनके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब है आपका मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। तो आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा हो कि प्रयोजनवाद ने किसी प्रकार के किन्हीं मूल्यों को नहीं बताया है। प्रिया मैडम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। प्रयोजनवाद ने किसी प्रकार के किन्हीं भी मूल्यों को नहीं बताया है, क्योंकि प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस नित्य बदलते रहते हैं और एक्सपीरियंस के बदलने के कारण मूल्य भी निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक, ये जी थी मैम। प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। मूल्य तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ये माना कि मूल्य निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए कोई परमानेंट मूल्यों को हम नहीं मान सकते। ज्ञान मीमांसा हमने बता दी और तत्वमीमांसा कंफर्म हो गई। अब हम लोग आते हैं प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत ये है कि प्रयोजनवादी ये मानते हैं इस जगत के पीछे कोई भी अंतिम तत्व नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये अल्टीमेट ट्रुथ है, इसके बाद कुछ नहीं है, या इन्हीं से सारी जगत की रचना हुई है। इस प्रकार की कोई बात हम नहीं कह सकते। इस जगत का कोई अंतिम तत्व नहीं है, ये अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम लोग कहते हैं ना यूनिवर्स, लेकिन प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि यूनिवर्स ना होकर मल्टीवर्स है, बहुत सारे तत्वों से बना है। नेक्स्ट, सत्य वही है जो व्यवहारिक परिस्थितियों में कार्य करे। असत्य वस्तुनिष्ठ नहीं है, सत्य आत्मनिष्ठ है। तो जो ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, कैसा है, सब्जेक्टिव है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, आप लोग को जानकारी है? जी मैम। बताइए। सत्य आत्मगत है, यहाँ पे ये बोला गया है हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग है, मतलब हर व्यक्ति का सत्य अलग 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 है। वस्तुनिष्ठ वो होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है, और आत्मनिष्ठ जो आपसे रिलेट करे। तो सत्य जो आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया वो आपके लिए सत्य है, और जो अगले ने एक्सपीरियंस प्राप्त किया वो उसके लिए सत्य है। इसीलिए सत्य आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट, पूर्व ज्ञान का मनुष्य तथा शिक्षा के लिए कोई महत्व नहीं है। इन्होंने पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं किया है, पूर्व ज्ञान को नहीं स्वीकार किया है।
मैंने कहा कि सत्य वो है जो आप अपने सामने अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, कार्य अनुभव सत्य है, मस्तिष्क उपकरण है। ये हमने डीवी के उसमें बताया ही था आपको कि एक्शन एंड एक्सपीरियंस को ये सत्य मानते हैं, रियल मानते हैं, और माइंड को, मस्तिष्क को ये खाली एक अपरेटस मानते हैं, खाली एक उपकरण मानते हैं जिससे कि आप ज्ञान को प्राप्त करें। आत्मा के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, मौन है, और मनुष्य को ये अनुभवों का केंद्र मानते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस कौन प्राप्त करता है? व्यक्ति। नेक्स्ट, मनुष्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ठीक, तो इन्होंने जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको माना है, उनको स्वीकार किया है, और ये माना है कि आप प्रयोग करके, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा भी आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, उन एक्सपीरियंस को आप जान सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आदर्श तथा मूल्य अंतिम तथा चिरंतन नहीं है। मूल्य प्रक्रिया में निहित है और अपने आप में लक्ष्य नहीं है। मूल्य एक न होकर अनेक हैं, वे सापेक्ष तथा परिवर्तनशील हैं। सापेक्ष क्या होता है? समय के साथ बदलने वाला मैम। नो, समय के साथ बदलने वाला तो परिवर्तनशील हो गया। सभी को रिस्पेक्ट में। बताइए। हर व्यक्ति के हिसाब से हमारे Yes. जैसे परिवर्तनशील है। हम लोग निरपेक्ष की बात हाँ। करते हैं जब तो हर एक क्या लेके अलग अलग हिसाब से होगा, जैसा जिसका मूल्य होगा वो वैसे ही उसको समझेगा या आदर्श होंगे। जब हम निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं किसी के भी पक्ष में नहीं, है ना? यही तो कहते हैं। रिलेटिव मैम, उसी के हाँ। साथ। यस, और सापेक्ष का मतलब इसका अपोजिट हो गया कि आपके अपने अकॉर्डिंग, उनके अपने अकॉर्डिंग, तो ये पक्ष में है। तो मूल्य एक नहीं है, बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने मूल्य हो सकते हैं और वे उसी के पक्ष में या उसी के सापेक्ष हो सकते हैं। समय के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार वो मूल्य बदलते रहेंगे। आज ये मूल्य हो सकता है कि घर में महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, कल मूल्य ये बदल गया कि नहीं, पर्दा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इतना ही काफी है। समय के अनुसार मूल्यों ने अपने आप में परिवर्तन लाया। और लास्ट है आपका, मूल्य साधन है, साध्य नहीं। वही है कि कोई भी चीज आपके एक्सपीरियंस से बड़ी नहीं है। मूल्य साधन है आपको नैतिक बनाने का, मूल्य साधन है आपको सही बनाए रखने का, लेकिन साध्य नहीं। अगर आपके एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि नहीं, अब इन मूल्यों की जरूरत नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जबरदस्ती आप किसी एक बात को अंतिम सत्य मानकर नहीं बैठ सकते। ये थे प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। जी मैम। जी मैम। जानते होंगे। अब हम लोग प्रयोजनवादी शिक्षा की बात करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत। तो इसमें पहला पॉइंट है बालक के सामाजिक तथा शारीरिक विकास पर इन्होंने बल दिया, पर आध्यात्मिक विकास पर नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रयोजनवाद, अगर तो देखा होगा कि सोशल डेवलपमेंट की इन्होंने बहुत बात की है। डीवी ने समाज, विद्यालय को समाज का लघु रूप माना था, और वो ये कहते थे कि विद्यालयों में ऐसे एक्सपीरियंस दिए जाएं जो
आपके भावी जीवन में काम आए, जो आपको सामाजिक बनाए। जैसा बिहेव आप समाज में करते हैं, उस बिहेव को वहां पर सिखाया जाए। ठीक है, तो उनकी प्रयोजनवाद की शिक्षा भी यही है कि इन्होंने सामाजिक और शारीरिक विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया, मगर मूल्यों की, आध्यात्मिकता की, नैतिकता की, चरित्र की कहीं कोई बात नहीं की। आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा कहीं ऐसा कि हाँ इन्होंने नैतिक विकास की बात की, चरित्र विकास की बात की, मूल्यों की बात की? इन्होंने मूल्यों को ही बता दिया कि ये तो निरंतर बदलते रहते हैं, एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक और शारीरिक विकास पर इन्होंने बहुत बल दिया और इनकी शिक्षा के द्वारा भी बालक के सामाजिक और शारीरिक विकास की किए जाने की बात की गई। नेक्स्ट है, अनुभव का केंद्र बालक है। यदि बालक में अनुभव करने की क्षमता नहीं है तो उसकी शिक्षा नहीं हो सकती। तो जो चाइल्ड है वही सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, वही एक्सपीरियंस गेन करता है, वही क्रिया करेगा और वही उसी को अनुभव प्राप्त होंगे और अनुभव के अनुसार ही वह शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। यदि कोई बालक ऐसा है जिसमें अनुभव करने की क्षमता नहीं है, वो अनुभव नहीं कर सकता, तो उसकी शिक्षा भी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने शिक्षा जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड बताई है। इसके बाद आता है, जीवन की परिस्थितियां शिक्षा का आधार होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया ही पहले कि इन्होंने विद्यालयों में ऐसे एक्सपीरियंस देने की बात की जो समाज में या भावी जीवन में या व्यक्ति के जीवन में जिन चीजों की जरूरत हो, जिससे कि सोशल एडजस्टमेंट सीखे, सोशल बिहेवियर सीखे बालक। उन्होंने यही बताया कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो शिक्षा का आधार होनी चाहिए। बालक विद्यालय में वो ही सीखे जो उसको अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डील करने में आसानी रहे। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य निरंतर अनुभवों की पुनर्रचना है। ठीक, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हमने बताया ही आपको कि किस प्रकार से अनुभवों की पुनर्रचना होती रहती है। तो जब शिक्षा के उद्देश्य बनाए जाएं तो ऐसे बनाए जाएं, ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें बालक अपने एक्सपीरियंस की पुनर्रचना, अपने अनुभवों की पुनर्रचना करता रहे, जिससे कि उसे बार बार एक्टिविटी कराई जाए। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं तो एक बार किया तो अलग एक्सपीरियंस, दूसरी बार वही काम किया तो आपको कोई अलग एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, तीसरी बार किया तो अलग एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। तो जितने बार आप करते हैं, कई बार एक ही पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं 6 बार तो हर बार लगता है कि नहीं ये नया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। होता है ऐसा आप लोग के साथ? जी मैम। जी मैम, सभी है जी ना? मैम, होता है। जितने बार आप पढ़ते हैं लगता है कि ये चीज तो रह ही गई थी, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो अब की बार पढ़ा तब प्राप्त हुआ। कोई भी आप काम करते हैं, अगर सब्जी बनाते हैं तो जितने बार बनाते हैं उतने बार आपका ज्यादा अच्छा या उसमें और ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी निरंतर अनुभवों की पुनर्रचना है। बार बार आप एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, बार बार उसमें प्रयोग करेंगे तो उससे आपके अनुभवों में और ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्यादा एफिशिएंसी कार्यों में आएगी। नेक्स्ट है आपका सकारात्मक शिक्षा। ये शिक्षा अनुभवों एवं प्रयोगों के आधार पर हो, सॉरी। तो ये तो हमने बताया ही बार, वही अनुभवों की पुनर्रचना। तो जो भी शिक्षा प्राप्त करे बालक, जैसे भी, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, एक्सपेरिमेंट खुद करे और सीखे, तो आपको ज्यादा याद रहेगी चीजें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप खुद से करते हैं तो वो चीजें याद रहती हैं। अगर आपको भाई या पति या कोई भी अन्य व्यक्ति बाइक से बिठा के कहीं ले जाता है तो आप चुपचाप चले जाते हो। वही आप
आपको जब खुद से आप जाते हो ड्राइव करके तो आपको ज्यादा रास्तों का ज्ञान होता है। ऐसे आपको पहुंचा दिया जाता है, अगर दोबारा कोई कहे कि वहां ले चलो तो हो सकता है आप ध्यान ही ना दें और वहां ना जा पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि वो काम कर चुके होते हैं किसी के द्वारा, तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम कैसे गए थे। और जब आप खुद से करते हैं, आपने खुद उस चीज को अनुभव किया होता है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ रास्ता कैसा है, कहाँ है और किस प्रकार से आप उस काम को कर सकते हैं। तो शिक्षा अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर हो, खुद आप एक्सपीरियंस करें, खुद एक्सपेरिमेंट करें तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट है सकारात्मक शिक्षा। शिक्षा सकारात्मक हो। आप लोगों ने रूसो की निगेटिव एजुकेशन पढ़ी होगी। जी मैम। जी मैम पढ़ी है। तो जी उसके मैम। अपोजिट ये है पॉजिटिव एजुकेशन। निगेटिव एजुकेशन में क्या था? क्या नहीं करना ये बता। कि हमें बालक को कुछ सिखाना नहीं है, रोकना नहीं है, कुछ भी सिखाना नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देना है। कहते थे कि ना रोको ना, उसको अपने उससे काम जो भी कर रहा है उसको करने दो और प्रकृति के द्वारा दंड मिल जाएगा तो वो खुद सीख जाएगा, है ना। जी मैम बिल्कुल। तो सकारात्मक शिक्षा क्या कहती है कि आप सही एक्सपीरियंस प्राप्त कराने की कोशिश करें, आप सही दिशा निर्देश दें, आप सोशल बिहेवियर सिखाएं, आप ये बताएं कि ऐसा करना सही होगा और फिर एक्सपीरियंस करके बालक सीखे कि हाँ ये सही है या नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो इसी को पॉजिटिव एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बालक की स्वतंत्रता पर बल। तो इन्होंने भी फ्रीडम की बात की, बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया क्योंकि बिना स्वतंत्रता के तो फ्री एक्टिविटी भी नहीं कोई कर सकता और ना ही एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। ये था प्रयोजनवादी शिक्षा के सिद्धांत। इसमें कोई पॉइंट जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ है? नो मैम, समझ में आ गया। समझ में आ रहा है? जी मैम। जी मैम। ठीक। जी। अब हम लोग बात करेंगे प्रयोजनवाद व शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो पहला तो यही है, नवीन मूल्यों की रचना, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज। नवीन मूल्यों की रचना कैसे होगी? नए नए एक्सपीरियंसेस से जो रोज Yes. होते चेंज हो रहे हैं, जो हम रोज नए एक्सपीरियंस हैं उससे नए हाँ। नवीन मूल्यों की रचना होगी। मतलब इनका यही, जब पहले भी हमने बताया कि इन्होंने किन्हीं मूल्यों को नहीं माना है, तो यही कि आप एक्सपीरियंस करिए और नए मूल्यों की रचना कीजिए। आपको जो बात सही लगे उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, उसको मूल्य बना लीजिए, जो सही ना लगे उसे छोड़ दीजिए, फिर एक्सपीरियंस करिए और फिर नए मूल्यों की रचना कीजिए। तो शिक्षा का उद्देश्य भी यही होगा, नवीन मूल्यों की रचना। दूसरा है बालक की इच्छाओं को पूर्ण करना, है ना, जो डिजायर्स हैं बालकों की उसको भी फुलफिल करना। तो बालकों की इच्छाओं, कई बार आप अगर कोई उदाहरण लें, आप आराम से किसी रूम में, घर में या कहीं स्कूल में कहीं भी बैठी हैं, आप अपने कार्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम आए और एक ग्लास ढक करके रख दें या कोई भी एक बॉक्स रख करके रख दें और आपसे ये कह दें कि आप इसको छुइएगा नहीं, कोई इसके पास ना आए, तो आपकी इच्छा क्या करेगी? यकीनन उसको छूने की, जो खोलकर देखने की इच्छा होगी कि है क्या कि आखिरकार इसमें इसमें ऐसा क्या है जो हमें मना किया गया, जी जी है ना? जी और बिल्कुल। अगर आपसे हम कुछ ना कहें, कुछ रख दें, तो हो सकता है आपकी तरफ, आपका उस ओर ध्यान ही ना जाए, ठीक है ना। तो आपकी इच्छाएं नए एक्सपीरियंस करने की होती हैं कि ये नई चीज अगर कुछ है तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है, हम इससे क्यों ना परिचित हों, ऐसा होता है ना।
कि अगर आपको कोई चीज रोक दी जाए तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसको तो हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो प्रयोजनवाद ये कहता है कि बालकों की इच्छाओं को पूर्ण करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उसको हर चीज जानने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए और शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। अब ये क्या होता है बताइए आप लोग। बहुत देर से हम बोल रहे हैं, अब कुछ आप लोग बताइए। सबने प्रयोजनवाद पढ़ा है और ये सब इन वर्ड से भी शायद नए नहीं है आपके लिए। मैम, गतिशीलता से आशय समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके साथ चलना। यस, और लचीले सही। मस्तिष्क का, हाँ जी, लचीले मस्तिष्क का आशय ये है कि मैम उसको एसिमुलेट करना और उसमें एडजस्ट करना। हाँ, कि मतलब ऐसा ना हो कि अब हमने ये मान लिया है तो बस यही सही है। कई बार ऐसा होता है ना। लचीले से मतलब यही है कि नवीन चीजों को हम अपनाएं और जिनका Yes. जो मतलब जो स्टीरियोटाइप्ड है, जिनका कोई यूज नहीं है, हम उनको जल्दी से हटा भी हाँ। सकें। मतलब जैसे कई बार आज की ऐसा होता पीढ़ी है है, कि अगर हम्म, आपने कोई काम, कुछ लोगों का होता है ना, रिजिड होते हैं कि नहीं, अगर हमने ये लिख दिया है तो यही सही है, हमने ये पढ़ा दिया तो यही सही है। छोटे बच्चे कई बार होते हैं, अपनी मैडम से अगर कुछ पूछ के आते हैं, उस काम को होमवर्क में अगर उन्होंने गलत भी दे दिया है, चेक कर दिया है, तो वो कहेंगे, अगर आप बताएंगे बेटा ये गलत है और ऐसे लिखा जाता है, ये सही है, कहेंगे नहीं मेरी मैडम ने तो कहा था कि यही सही है। होता है ऐसा? बिल्कुल सही है ना? तो मतलब आप शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो, ज्ञान को लेने के लिए, सीखने के लिए प्रवृत्त हो, ना कि ये कि हाँ अब हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इसके अलावा, इसके इतर तो कुछ सही हो ही नहीं सकता। तो बालक को शिक्षा प्रदान करने का मतलब सूचनाएं भर देना या किसी चीज को पूरा कंप्लीट कर देना नहीं होता है। कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। नित नए चेंजेस होते हैं, नित नई चीजें आती हैं। तो मस्तिष्क ऐसा डेवलप किया जाए कि उसमें गतिशीलता हो, वो अपडेशन के लिए तैयार रहे। और लचीले होने का मतलब ये कि वो नई नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, हमेशा तैयार रहे। कहीं भी पूर्णता की बात नहीं होनी चाहिए। जब आप ये मान लेते हैं कि नहीं अब तो मास्टरी हासिल हो गई, अब तो हमने एमएड कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी भी कर लेंगे, तो अब हमें सब कुछ आता है, अब हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो वहीं से आपका विकास भी रुक जाता है। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि गतिशीलता हो और लचीले मस्तिष्क का विकास किया जाए, जिससे कि वो और ज्यादा अडॉप्ट करने का हमेशा स्थान बना रहे। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स क्या होती हैं बताइए। जो हमारे जीवन के उद्देश्य में ना, जैसे अभी तो सबसे बड़ा अगर हम उपभोक्तावादी समाज में और अभी के समाज में देखें मैम, तो रोजी रोटी कमा लें अच्छे से, वही है देखा जाए तो। और समाज में एक हमारा स्टेटस मेंटेन हो जाए, जो नीड्स है समाज की, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल सकें। यही है सामाजिक, कैसे हम बिहेवियर रखें अपना, लोगों के साथ कैसे डील करें और कैसे अपनी आजीविका कमा लें अच्छे तरीके से, जिससे हमारा स्टेटस भी मेंटेन हो और हमारा समाज में नाम भी हो। सामाजिक जीवन को आप प्रतिष्ठा भी अच्छे से तभी जी सकते हैं जब आपकी जीविका अर्जन आराम से पेट भरा हो। जी जी, बस वही ना। तो सामाजिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए 4 लोगों के साथ आपका एडजस्टमेंट, अगर जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, तो आप एडजस्टमेंट सीख पाए, आप सोशल बिहेवियर सीख पाए, आप लोगों के साथ बात करना सीख पाए। आपको ऐसा माहौल विद्यालय में दिया जाए कि जब आप बाहर जाएं तो अपनी बात अच्छे से तरीके से कह पाएं, लोगों की बातों को तरीके से सुन पाएं। तो यही सब सोशल स्किल्स होती हैं कि आप कहीं भी जाएंगी, किसी भी नए स्कूल, नए कारखाने, नए विद्यालय, महाविद्यालय, नए ऑफिस में, तो आपको एक नया प्रकार का माहौल मिलता है
और सामाजिक कुशलता आपकी यही है कि आप वहां पर लोगों के साथ एडजस्ट कर पाए, अपने आप को एडजस्ट कर पाए, अपने मस्तिष्क को एडजस्ट करा पाए, अपनी बात कह पाए, लोगों की बात सुन पाए। तो इस प्रकार का सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कुशलता का भी विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। समझ में आए? जी मैम। अब हम लोग बात करेंगे प्रयोजनवाद व पाठ्यक्रम। तो उद्देश्य हमने पढ़ लिए। अब इन उद्देश्यों के आधार पर हम पाठ्यक्रम का कैसा निर्माण करें जिससे कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो ऐसे पाठ्यक्रम का बालकों के लिए निर्माण कर सकें जो शिक्षा के उद्देश्यों को, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण कर सके, है ना? क्योंकि हमने उद्देश्य तो बना लिए, अब उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हमको पाठ्यक्रम का भी तो निर्माण करना है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए उपयोगिता का सिद्धांत, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि हमें वो करना चाहिए, प्रयोजनवादी शिक्षा ये कहती है कि वो करना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो। ठीक है ना? तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बालक को वो चीजें सिखाई जाएं, वो चीजें पढ़ाई जाएं, वो एक्सपीरियंस कराए जाएं जो लाइफ में काम आए, जिसकी यूटिलिटी हो, कुछ जो यूजफुल हो उसके लिए। तो ऐसे कंटेंट रखे जाएं, ऐसे एक्सपीरियंस कराए जाएं जो बालक को अपने भावी जीवन में काम आए। तो पहला तो सिद्धांत यही हो गया, उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ना हो जिसमें कि जो भी चीजें अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो आपका इंटरेस्ट तो उसमें आएगा, जो आपको लगता है कि ये तो बेकार है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी बालक की रुचि का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर उसे लगेगा कि ये मेरे लिए बेकार है, इसलिए कोई काम की चीज नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। भाई आप लोग पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं ना कि आपको डिग्री मिलेगी, उससे आपको नौकरी मिलेगी। तो कोई भी काम बिना यूज के कोई भी नहीं कर सकता है। किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए भी रुचि का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए, जिससे कि बालक, अब जब आप लोग डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बहुत काम आएगा कि अगर बालक की रुचि का काम होगा तो कि डिसिप्लिन की समस्या कभी होगी ही नहीं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय रुचि का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव हमने बताया ही कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा हो जिससे कि बालक उसमें एक्सपीरियंस कर सके, ऐसे हो जिसमें बालक स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस गेन करे। ऐसा ना हो कि नहीं खाली कंटिन्यूटी में पढ़ना है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो एकीकरण का सिद्धांत ये मानते हैं डीवी और प्रयोजनवादी कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज सब्जेक्ट वाइज नहीं होती है कि हाँ ये खाली पॉलिटिकल साइंस है, ये खाली ज्योग्राफी है। उन्होंने एकीकरण के सिद्धांत पर बल दिया, इसीलिए चीजों को एक्टिविटी के आधार पर पढ़ाने पर बल दिया, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक को, किसी भी एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट वाइज नहीं मानते हैं। सब्जेक्ट और का उसको क्या कहते हैं आप लोग, कालक्रम, ये अरे पीरियड जो आपका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं माना। उन्होंने ये माना है कि एकीकरण सिद्धांत सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं,
कोई भी चीज अलग अलग नहीं की जा सकती, इसलिए चीजों को एक्टिविटी के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, क्रिया के द्वारा, रचना के द्वारा, ड्रामा के द्वारा इस प्रकार सिखाने पर इन्होंने बल दिया और पाठ्यक्रम में एकीकरण के सिद्धांत को माना। समझ में आया आपको पाठ्यक्रम? जी मैम। जी मैम। अब प्रयोजनवाद व शिक्षण विधियां। आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे हो ये बता दिया। तो अब बात आती है कि हम किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जिससे कि बालक अच्छे से एक्सपीरियंस प्राप्त कर सके, अच्छे से सीख सके। तो इसमें भी कुछ सिद्धांत बताए हैं कि शिक्षण विधियों का निर्माण ऐसे किया जाए, उसका निर्धारण ऐसे किया जाए, ऐसे टीचिंग मेथड्स रखे जाएं जिनमें कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पहला यही कि सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होती है। बिना उद्देश्य के कोई भी चीज नहीं होती, इसलिए सीखने की जब भी बात हो, जब भी हम लोग विधि देखें तो ये देखें कि हाँ उसमें बालक का कोई उद्देश्य पूर्ति हो। नेक्स्ट, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। वो तो बात ही हो रही है शुरू से कि कोई भी चीज सिखाने के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा इन्होंने सिखाने की बात की है। लास्ट हमने आपको बताया एकीकरण का सिद्धांत, यही कि कोई भी चीज सब्जेक्ट वाइज नहीं, उसको इंटीग्रेट करके एक्टिविटी के रूप में बताने का प्रयास किया जाए। अब आता है शिक्षण पद्धतियां। तो आप लोगों को पता है प्रायोजना विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। पैट्रिक ने ने दी दी थी। प्रोजेक्ट मेथड, और प्रोजेक्ट में आप लोग जानते हैं कोई एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा होता है, उसमें कोई भी कार्य करके देना होता है डिटेल सहित। तो ये एक विधि। दूसरा समस्या समाधान विधि डीवी ने दी थी कि कोई भी मतलब बालक को जब पढ़ाया जाए तो इस प्रकार से पढ़ाया जाए, एक प्रॉब्लम दी जाए उसको सॉल्व करे, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई पीरियड वाइज नहीं, आपने प्रोजेक्ट दे दिया आप उसको करके लाइए। तो एकीकरण के सिद्धांत को इसमें फॉलो हुआ है। और समस्या समाधान विधि की अगर बात करें तो इसमें भी इसी सिद्धांतों की बात की गई है। ठीक, ये हो गई शिक्षण पद्धतियां। अब हम बात करते हैं बालक। कैसा बालक होना चाहिए या कैसा बालक हो जो प्रयोजनवादी शिक्षा में फिट हो? तो कैसा होना चाहिए आप लोग बताइए। अप्रोच का होना चाहिए, उसमें कुछ नया सीखने की जिज्ञासा, कुछ जानने की जिज्ञासा हो। यस। हाँ, तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच होगी तो कर पाएगा इसको। और बाकी आप बताइए। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग भी मतलब बीच में एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहिएगा, इंटरेक्शन करते रहिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना, अभी तो अब एक तो ये बहुत मतलब ऑफलाइन का सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, कि आप लोगों से जो आई कांटेक्ट होता है उसका बहुत असर होता है। आई थिंक दोनों तरफ से शिक्षा प्रक्रिया चलती है, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। तो प्रयोजनवादी भी यही मानते हैं कि बालक जो है वो सिर्फ सुनने का कार्य ना करे, कि टीचर बोलता जा रहा है वो सुन ले, उसको अडॉप्ट कर ले, बंद करके रख दे। उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए जो बालक है वो सक्रिय भाग ले, वो सक्रिय अंगी हो। वो शिक्षा वन साइडेड, खाली टीचर एक तरफ से बोलता रहे, स्टूडेंट सुनता रहे, ये प्रक्रिया ना होकर इंटरेक्शन बेस्ड होनी चाहिए। ठीक। और जाहिर सी बात है बालक
जो है वो शरीर फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर फिट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट उसका ठीक से नहीं है, तो कोई भी कार्य में उसका एक्सपीरियंस लेने में या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। और उसके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए, जैसे कि अभी पहले भी बात हुई थी, जिससे कि वह एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो शरीर तथा बुद्धि वाला प्राणी होना चाहिए, और सिर्फ सुनने का कार्य ना करे, वो सक्रिय भाग ले और अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की उसमें बात होनी चाहिए, जिससे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हो सके। ठीक। अब प्रयोजनवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए? क्योंकि बालक को एक्सपीरियंस प्राप्त कराना है, एक्टिविटी के द्वारा सिखाना है, प्रोजेक्ट के द्वारा सिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के द्वारा सिखाना है, तो शिक्षक का रोल उसमें खाली पथ प्रदर्शक, मित्र और सलाहकार का हो सकता है। वो उसे गाइड कर सकता है, फ्रेंडली उसके साथ बिहेव करके उसको सलाह दे सकता है कि आप इस ओर जाएंगे तो आपका कार्य अच्छे से होगा। शिक्षक को दूसरा कि आपको सोशल स्किल भी डेवलप करनी है बालक में, तो शिक्षक को व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट तो होना लाजमी है। और आप किसी की बात को, किसी की सलाह को तभी मानते हैं जब आप उसके व्यक्तित्व की रिस्पेक्ट करते हैं। है ऐसा? कोई भी आपको सलाह दे के चला जाए, आप मान लेते हैं? नो मैम। नहीं मान सकते ना। तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व को आदर योग्य बनाए, रिस्पेक्ट का पात्र रहे, जिससे कि बालक उसकी सलाह को, जो गाइडेंस को समझे और उसे स्वीकार करें। और टीचर का एक ये भी रोल है कि वह बालकों के सामने ऐसा माहौल बनाए, ऐसा वातावरण क्रिएट करे, जिससे कि उस एटमॉस्फेयर में रहकर वो एक्टिव रहें और एक्सपीरियंस गेन करने की स्थिति में हो। ठीक। और शिक्षक में कुछ और क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे कि उसे छात्र की रुचि व आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कौन सा बालक किस प्रकार का इंटरेस्ट रखता है, उस ओर उसको मोड़े। ठीक है, उस ओर उसके ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्त कराए, उस और उसको एक्सपीरियंस प्राप्त कराए, जिससे कि वो ज्यादा सीख पाए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है और जबरदस्ती उसको गाना गवाया जाए, तो गा सकता है? उसमें उसका मन लगेगा उसमें एक्सपीरियंस प्राप्त कराने के लिए? बताइए। नहीं लगेगा मैम। नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए छात्र की रुचि का, अगर आप मान लीजिए आप भी पीएचडी करने जा रहे हैं, अगर आपको आपके इंटरेस्ट के क्षेत्र में आपको टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, तब तो आप मन लगा करेंगे कि हाँ, आप जानना चाहेंगे कि इसमें कैसे काम होगा। और आपका मन मान लीजिए साइकोलॉजिकल रिसर्च में है, जबरदस्ती आपसे हिस्टोरिकल रिसर्च कराई जाए, तो आप उतने मन से मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। जो टीचर होना चाहिए उसको स्टूडेंट के इंटरेस्ट पता होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, उस ओर ही उसको एक्सपीरियंस कराना चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्तनशील समाज की बदली हुई परिस्थितियों का भी उसे बोध होना चाहिए। समाज में क्या नई चीजें आ रही हैं, नए नए क्या बदलाव हैं, उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। टीचर को अपडेट होना चाहिए, जिससे कि वह नई चीजों की ओर स्टूडेंट को उन्मुख कर सके। और लास्ट जो बहुत जरूरी है, जनतंत्रीय दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। जनतंत्रीय दृष्टिकोण क्या होता है, आप लोग बताइए। सभी की राय को वो जो है सुनने का काम करे, वो केवल अपनी ही ना चलाए। सभी
सभी की राय जो है इम्पोर्टेंट हो, जिसमें वो सबकी राय सुने, सबको जनतंत्र, इम्पोर्टेंस दे। हाँ ठीक। और जनतंत्र की क्या वो है, क्या विशेषताएं हैं? समानता, स्वतंत्रता और न्याय। हाँ सभी को तो अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार Yes. होता है। इसमें स्टूडेंट्स कोई समानता बराबरी वो नहीं। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट में भेदभाव करे, जी हाँ, उसके समानता विचारों को ना सुने, जी ठीक है ना। किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, और सामने वाले को विचारों को, उसकी बातों को सुनने की, विचारों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बालक भी अपनी बात कह सके। इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर शिक्षक का होगा तभी वह अच्छा प्रयोजनवादी शिक्षक बन सकता है। अब आती है बात अनुशासन की। अनुशासन कैसा होना चाहिए? सामाजिक अनुशासन की बात की है। सामाजिक मूल्यों बताइए। को महत्व देने के अनुशासन को आधार। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी मैम, सामाजिक मूल्यों को आधार देने के लिए बात की गई है इसमें, अनुशासन में। हाँ, ये किसी भी प्रकार की दंड और प्रताड़ना, ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी दंड या प्रताड़ना के विरुद्ध है। और इनका ये मानना है कि आप बालक को उसके इंटरेस्ट का अगर काम करने देंगे तो अपने आप सामाजिक अनुशासन बना रहेगा। छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो अनुशासनहीनता की कहीं कोई बात आएगी ही नहीं। सामाजिक अनुशासन की बात की, उनके इंटरेस्ट, उनकी उपयोगिता के अनुसार उनको शिक्षा देने की, उनके एक्सपीरियंस कराने की बात की गई है, तो अनुशासनहीनता कहीं बात नहीं आएगी। और अगर बालक की समस्या है तो आप उसको सुनिए। तो बालक के व्यक्तित्व का आदर की है करने की बात की गई है प्रयोजनवाद में, और किसी भी प्रकार की दंड प्रताड़ना इत्यादि के ये विरुद्ध है। अपने आप इन्होंने कहा है कि स्वानुशासन बना रहेगा यदि उसके इंटरेस्ट की बात की जाएगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। अब प्रयोजनवाद और विद्यालय, विद्यालय कैसा होना चाहिए? समाज का लघु रूप हो। यस, समाज का लघु रूप। किसने कहा था ये? जॉन डीवी जॉन डीवी ने। तो विद्यालय ऐसा हो जहां समाज में होने वाली हर एक्टिविटी को निर्वाह किया जा सके, सामाजिक संस्था के रूप में हो जिसमें बालक सामूहिक जीवन जिए, जिसमें वह उन सामाजिक गुणों को सीखे जो अपने भविष्य में उसको, जिनका निर्वहन करना है। इस प्रकार के विद्यालय की बात इन्होंने की है। ये आपका प्रयोजनवाद कंप्लीट हो गया। आप लोग को कहीं कुछ समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा सा हमें भी अनुभव प्रदान कराएं। बताइए। जी मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जी, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो। कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग कमियों की ओर आगे बढ़ेंगे। मैम आपने बताया कि प्रयोजनवादियों ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, मौन रहे। हाँ, मौन लेकिन है, मैम हाँ। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि प्रयोजनवादियों ने आत्मा को पदार्थ जन्य तत्व कहा है। ना 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 ना, आपने गलत पढ़ लिया। पदार्थ जन्य तत्व नहीं कहा इन्होंने, ये मौन है। ओके ओके, थैंक यू। अब प्रयोजनवाद की कमियां, डीमेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो पहला तो यही है कि पुस्तकीय ज्ञान को इन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। आप सभी प्रकार के ज्ञान को क्या एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो उम्र निकल जाएगी, है ना। नो मैम, हर नहीं प्रकार के एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते।
तो जो शब्द ज्ञान है, जो पुस्तकी ज्ञान है, उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ के जान जाते हैं, बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ के पता चल जाता है कि ये चीजें हुई थी। बहुत सारी चीजें हैं उनको आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हिस्ट्री का ज्ञान आप, ठीक है ना, नहीं आ सकता। उनकी अच्छाइयों से, उनकी गलतियों से आपको अगर सहारा लेना ही पड़ेगा। ये एक प्रयोजनवाद की बहुत बड़ी कमी है कि इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। दूसरा, प्रत्यक्ष ज्ञान को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और कहा है कि हर प्रकार का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, एक्सपीरियंस से। है ऐसा? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है मैम, सब जगह। हाँ? अगर ये कहा जाए ज्वाला, अगर आपको ये जानना है कि भूकंप कैसे आता है तो भूकंप लाके, हाँ, नहीं, ज्वालामुखी का फूटना, देख तो भी सीखा जा आपको, सकता है। हाँ, तो हर चीज का ज्ञान आप एक्सपीरियंस के द्वारा, बहुत सारे ऐसे खराब चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे एक्सपीरियंस है जिनको आप दूसरों के गलतियों से, दूसरी जगह हुई घटनाओं से भी जानते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लैब्स वगैरह में केमिकल्स इधर उधर से तो विस्फोट हो गया, तो आप कहें देखो कैसे होता है विस्फोट, तो वैसा विस्फोट करके एक्सपीरियंस दोबारा लेके तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हर प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा आप नहीं प्राप्त कर सकते। और नेक्स्ट कमी इनकी ये है कि इन्होंने कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं। लाइफ को जीने के लिए कुछ वैल्यूज होने बहुत जरूरी है। बिना मूल्यों के तो आप बहुत फ्रीडम है, मतलब आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज अगर होती है अति, तो अति कभी भी अच्छी नहीं होती है, काफी नुकसानदायक ही होती है। हाँ, तो कुछ मूल्य अवश्य लाइफ में बनाने चाहिए हर व्यक्ति को, जिसके अनुसार आप नियंत्रित रहते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं। तो एक कमी इनकी ये हो गई कि कोई भी मूल्य इन्होंने निर्धारित नहीं किए। और दूसरी नेक्स्ट कमी ये है कि सामाजिक पक्ष पर ही इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। विद्यालय को भी समाज का लघु रूप माना, वहां पर भी उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस, सोशल स्किल्स की बात की। ये थोड़ा ज्यादा था कि एक पक्ष पर बहुत ज्यादा बल देना, बाकी पक्षों की अवहेलना करना। कुछ नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, बहुत सारे बालक के सर्वांगीण विकास की हम लोग आजकल बात करते हैं। तो सर्वांगीण विकास की जब बात करते हैं तो सभी प्रकार के डेवलपमेंट, सभी प्रकार के विकास का होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर एक तरफा विकास होता है, एक पक्षी विकास होता है। यही इसकी और बड़ी कमी है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने ये कहा कि अनुभव से विचार बनते हैं, है ना। अनुभवों को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। हर चीज अनुभव से, मानते हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया, आपको नया विचार प्राप्त हुआ कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे सही होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि विचार से अनुभव बनते हैं। कोई आइडिया आपको आया और आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये बात बिल्कुल सही थी। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक तरफा ये चीज सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को इनकी बताई हुई शिक्षण विधियों, वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि सभी प्रकार के ज्ञान खाली प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। अन्य विधियों का भी हमें सहारा लेना होगा। और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट के द्वारा पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता कभी सिलेबस पूरा होगा। एक ही प्रोजेक्ट, एक ही प्रॉब्लम पर हो सकता है लोगों को आवश्यकता से अधिक समय लग जाए, हो सकता है ना। बाकी चीजें अनएक्सपीरियंस्ड ही रह जाएं, बाकी चीजें अनएक्सपीरियंस्ड ही रह जाएं और उसका ज्ञान बालक को हो ही ना पाए। तो ये इसकी कमियां भी हो गई।
अब अगर हम ये बात करते हैं कि प्रयोजनवाद ने क्या दिया, प्रयोजनवाद ने क्या दिया, तो आप लोग बताइए। तो सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना? हाँ, तो बताइए क्या प्रयोजनवाद ने दिया। मैम, प्रयोजनवाद सीधे सीधे तौर पे सामाजिक ताने बाने को अच्छे से आगे बढ़ाने की बात की है, जिससे समाज को समझे और उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके विद्यार्थी। वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा दिया है इन्होंने, और Yes. भविष्य को कैसे सुधारा जाए ये भी इन्होंने बताया है। और सबसे अच्छा कि इन्होंने शिक्षा का केंद्र बालक को माना है, जो आज की भी नीड है। और आज जिस इस सिद्धांत को फॉलो किया गया है कि बालक ही शिक्षा का केंद्र है, पाठ्यक्रम और टीचर नहीं। तो एक ये बात इन्होंने पहले ही बता दी कि बालक शिक्षा का केंद्र है। और इन्होंने एक आउटलाइन अच्छे से दी पाठ्यक्रम की कि इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए पाठ्यक्रम के निर्माण में, जो आज भी उपयोगी हैं कि बालक का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए यूजफुल होना चाहिए। ये सारी चीजें भी इनकी अच्छी थी। और एक इन्होंने प्रोजेक्ट विधि का जो निर्माण किया, जो विकास किया, तो उससे भी आप कुछ कुछ टॉपिक्स को प्रोजेक्ट विधि के द्वारा पढ़ने से ज्यादा अच्छे से आप उस पे एक्सपीरियंस करके ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। एक ये भी इनकी वो थी। उसके बाद इन्होंने जो जनतंत्री दृष्टिकोण की बात की, तो वो आज की बहुत डिमांड है। विभिन्न प्रकार के जो द्वेष भाव दुनियादारी हो रही है, उससे इतर शिक्षक को होना चाहिए ये। और जो इन्होंने सामाजिक कुशलता की बात की, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रयोजनवाद में थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर। यस मैम। जी मैम। जी मैम। प्रयोजनवाद समझ में आया होगा। जी हाँ जी। जी मैम। कोई क्वेरी? नहीं, तो हम लोग 3:30 बजे दोबारा मिलते हैं, 3:30 पर अस्तित्ववाद के लिए। मैम ठीक है। ठीक है, ओके मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अरे पावक जी, यस सर। आइए चाय पिलाते हैं। गुरुदेव, आ रहा है भैया। आइए आइए दीपक जी। ओके सर। क्यों भाई, केवल पावक जी दिख रहे हैं? अरे गुरुदेव के हम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या सर? हाँ। हम कहे गुरुदेव के समीप पावक और दीपक ही हैं। दरअसल क्या है, यहाँ चाय नहीं, मतलब पड़ोसियों से व्यवहार बना के रखा जाता है। अरे नहीं, सबको इनवाइट है, मगर ये लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। भैया शरद भैया आप आइए। आप यहाँ से केवल चाय पिलाइए, चाय नहीं। वो भी होगा सर, वो भी होगा। वो तो कहाँ हुआ देखे हम। चाय होती तो आप हम लोगों को छोड़ते ऐसे? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलिए, हम लोग 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मिले ना। सर जाइए आप। ये फर्स्ट की अटेंडेंस अभी हुई है, नहीं हुई है अभी? सर ने पेपर ले लिया। अटेंडेंस ऑलरेडी हो चुकी है।
आप आरिफ सर रह गए, आपकी नहीं हो पाई। हाँ बस आरिफ अकेले छुट्टे हैं बस। लेट जो ज्वाइन हुए थे, इस वजह से शायद नहीं हो पाए, लेट ज्वाइन। हाँ इसीलिए अभी सर से बोल दीजिएगा, हो जाएगा। मे बी। हम